जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 ये सब के लिए करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 12,000 वैकेंसी है उसके लिए भी है। इसमें टोटल 150 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा, 75 सवाल, और 50 को रीजनिंग रहेगा और 25 को मैथ रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है? तो यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है? तो ये हो जाएगा तितली की। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, तितली। और अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिला में एक नई तितली की प्रजाति पाई गई है जिसे आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी कि बोल रहा है मूल संविधान में कितना अनुच्छेद और अनुसूची था? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, ये याद रखिएगा, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और वर्तमान में अभी बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद है और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में जैसे कि अनुच्छेद होता है 1 के का 2 के का ऐसे कर करके होता है, वो सब मिला करके 470 अनुच्छेद हो जाएगा। और भाग की बात करें तो वैसे भाग तो 22 है, लेकिन ऐसे बोलेगा तो भाग 25 से है, क्योंकि 9 के का और ऐसे कर करके होता है 9 के का 9 के का ये सब मिला करके हो जाता है भाग 25 भाग हो जाता है और अनुसूची 12 हुआ है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गरीबी हटाओ इसका मूल उद्देश्य था। और एक सवाल ये भी इससे आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों के लिए था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही हो जाएगा, जो कि केवल 4 वर्ष तक ही चला था और बाकी सभी पंचवर्षीय योजना 5 साल का था। अगला सवाल है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1993 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1993। और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो था वो कर्नाटक था, ये याद रखिएगा। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1 जून 1993 को लागू किया गया था। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर दिया गया था पंचायती राज को दर्जा। अगला सवाल है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हो जाएंगे सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ये भी सवाल आता है कि भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी किसी भी राज्य का, तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बने हैं प्रथम महिला राज्यपाल। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा लता मंगेशकर के बारे में। और इनको लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं। और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल बोला जाता है, ये याद रखिएगा पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल बोला जाता है। और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थी मदर टेरेसा। निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थे मदर टेरेसा, ये याद रखिएगा। और फिर मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। और 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप की बात करें तो ये हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शतरंज।
और शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ है, ये भी याद रखिएगा, भारत से ही शतरंज का शुरुआत माना जाता है। और चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो कौन सा शब्द में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसीन कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, खमसीन, याद रखिएगा। और कुछ हवा है जो कि उसके बारे में बताते हैं। तो चिनूक जो हवा प्रवाहित क्षेत्र है वो रॉकीज पर्वतमाला का पूर्वी ढाल से बहता है। और फिर यामो हवा जो है वो जापान में बहता है। और फिर ब्रिक फील्डर गर्म हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहता है। तो ये सब याद रखिएगा। और नॉर्वेस्टर गर्म हवा जो है वो न्यूजीलैंड में बहता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। तो कौन है प्रथम भारतीय जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, और फिर सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। इन तीनों को 1954 में दिया गया था। और राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को ही, ये सब याद रखिएगा। और डॉक्टर राधाकृष्णन को रूस देश के राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो ये मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, थोक मूल्य सूचकांक। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो ये लागू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री का सुल्तान कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फिर अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जो कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा। और दीवान रियासत के प्रधान याकूब को बनाया गया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था दीवान रियासत थी, ये भी याद रखिएगा। और दीवान रियासत को प्रधान जो बनाया गया था वो याकूब को बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बानू मुश्ताक, याद रखिएगा। और इन्हें कन्नड़ भाषा के कहानी संग्रह जो है हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही VVI सवाल है, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन और किस देश के मध्य गोल्डन ड्रैगन नामक सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो ये किया जाता है चीन और कंबोडिया के बीच में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, चीन और कंबोडिया हो जाएगा। ये दोनों के बीच में गोल्डन ड्रैगन नामक सैन्य अभ्यास किया जाता है। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो कौन संभाला था? तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को कार्यकारी प्रधानमंत्री के पदभार संभाले थे। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 को, ये याद रखिएगा। और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जो थे वो बने थे कार्यकारी प्रधानमंत्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 को, ये याद रखिएगा। और इनके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। यानी कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और गुलजारी लाल नंदा के प्रमुख पुस्तक भी है कुछ उसके बारे में बताते हैं। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी एक पुस्तक ये हो गया। और एक है अप्रोच टू द सेकेंड 5-year प्लान, ये 2 पुस्तक, ये सब याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है
तो अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया इससे संबंधित है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और संविधान संशोधन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत द्वारा, और 2/3 बहुमत से होता है, और 1/3 और फिर 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन से होता है। तो ये 3 प्रकार की याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं। तो वित्त आयोग का गठन की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारा का सुझाव देता है, ये भी याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में संपूर्ण या फिर आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। और अनुच्छेद 324 याद रखिएगा, इसके अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ये जो राष्ट्रपति का पद संभालता है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं, और वो हैं एम हिदायतुल्ला को ही बनाया गया था भारत का राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। और ये जो बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनके मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिए थे, ये भी याद रखिएगा। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीवी गिरी जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और फिर ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए फिर त्यागपत्र दे दिए थे। तो फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो भी उपस्थित नहीं थे, तो फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे, ये भी याद रखिएगा अगर वो भी उपस्थित नहीं रहेगा तो। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ये बहुत बार सवाल पूछा गया, 17 नंबर ये वाला, तो इसको याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और मैडम भिखाजी कामा ने अगस्त 1907 को विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्ट में फहराई थी, ये भी याद रखिएगा। और भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को। और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। और झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। यानी कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है, ये राष्ट्रगान के रूप में नहीं, राष्ट्रगीत के रूप में नहीं, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और फिर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो है वो सारनाथ से लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। और अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होता है। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रगान की, तो जन गण मन हो जाएगा राष्ट्रगान। अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुआ था 1959 को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1959 याद रखिएगा। और भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से किया गया था, दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुआ था। छोटा डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर 1959। और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता है। और बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। बिहार के नज़रिए से याद रखिएगा, बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और फिर आयन मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेडियो तरंगें कहाँ से परिवर्तित होता है? तो आयन मंडल से, आयन मंडल से होता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है। तो यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगा कीव। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कीव याद रखिएगा। और यूक्रेन की मुद्रा जो है वो हर्बिनिया हो जाएगा, हिरबिनिया याद रखिएगा, यूक्रेन का मुद्रा है। और यूक्रेन जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कुछ देश, इंपॉर्टेंट देश और उसकी राजधानी बता देते हैं, ये सब याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
तो लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगा विल्नियस, याद रखिएगा विल्नियस लिथुआनिया की राजधानी। और फिर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगा। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन हो जाएगा, येरेवान। और फिर येरेवान हो गया। और आइसलैंड के बारे में याद रखिएगा, आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक होता है। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अबुल कलाम आज़ाद। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो पुस्तक है उसका लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। और अल नदवाह और फिर अल हिलाल और अल विलाग आदि ये सब समाचार पत्र जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये सब याद रखिएगा इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा यांगटी सिक्यांग, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यांगटी सिक्यांग। और यांगटी सिक्यांग जो है वो नदी तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरता है, ये याद रखिएगा। और यांगटी सिक्यांग की कुल लंबाई जो है वो 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर कुल लंबाई इसका है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाएगा नील नदी, जो कि 6690 किलोमीटर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और भारत में प्रवाहित होने वाला सबसे लंबा नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और इसकी लंबाई होता है 2525 किलोमीटर है इसका लंबाई गंगा नदी का। तो ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। तो कौन ठंडी जलधारा है, तो ये हो जाएगा लेब्रोडोर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लेब्रोडोर की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं जो है वो लेब्रोडोर की जलधारा हो जाएगा। और फिर पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा बेनेजुएला हो जाएगा, बेंगुएला हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है, ये याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है वो ब्राज़ील का जलधारा हो जाएगा। और गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ये सब जो है वो गर्म जलधारा है। इसमें ठंडी जलधारा लेब्रोडोर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये बीपीएससी एएसओ के लिए सेट लगा रहे हैं और बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एएसओ लिखा हुआ है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात करें तो ये थे श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और कुछ बता देते हैं, तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो हैं वो यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी, ये याद रखिएगा इनके बारे में। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ये सब याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू के बारे में बताए थे, तो कमेंट में आप लिखिए कि क्या बताए थे। अगला सवाल है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है। तो ये हो जाएगा, कितने अक्षांश का अंतर है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 2 डिग्री अक्षांश। और कुछ इसके बारे में बताते हैं, तो भारतीय संघ के दक्षिणी बिंदु का नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और इसका पुराना नाम जो था वो पिगमेलियन पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और फिर जबकि मुख्य भूमि की बात करें तो दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन याद रखिएगा, और जिसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस प्रकार 2 स्थानों के बीच में जो है वो 2 डिग्री का अंतर होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा मरकत द्वीप। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मरकत द्वीप याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में जो है वो टोटल 36 द्वीप का समूह है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में अवस्थित है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर हो जाएगा हिंद महासागर का। और मालदीव जो है भारत के निकटतम हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, ये भी याद रखिएगा मालदीव के बारे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था बेलगाम अधिवेशन 1924। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बेलगाम अधिवेशन 1924।
और एक गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता किए थे, और वो है बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन 1924 का जो अध्यक्षता किए थे वो गांधी जी किए थे। और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 में संशोधन किया, ये सब याद रखिएगा। और 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 305 ईसा पूर्व। और कुछ बता देते हैं, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज्य पर अधिकार कर लिया था, और फिर भारत पर स्वाभाविक अपना राज्य मानता था, भारत को स्वाभाविक अपना राज्य, सेल्यूकस निकेटर, ये सब याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 के ईसा पूर्व की लड़ाई में। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया था यूनान का राजदूत के रूप में, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। तो कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, इस तापमान में होता है कपास की खेती। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी होता है, उपयोगी ज़्यादा। और काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और भारत के गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब में काली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो गीता सामोता। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गीता सामोता बनी है। और इनके बारे में बता देते हैं, तो वे CISF में सब इंस्पेक्टर ये हैं। और 19 मई 2025 को गीता समेता ने यह उपलब्धि हासिल की है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़े हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और इन्होंने 6 माह 27 दिन और 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ये याद रखिएगा। 6 महीना 27 दिन में 7 शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए थे, जो कि 7 शिखर टोटल वही है, एवरेस्ट का ही है 7 शिखर, ये भी याद रखिएगा। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1969 में, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में CISF के महानिदेशक की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रकूट वंश। और अमोघ वर्ष की बात करें तो 814 से 878 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश में शांति काल के महानतम शासक था, ये याद रखिएगा। यानी कि 814 से 878 ईस्वी तक ये शासन किया था। और अमोघ वर्ष की बात करें तो जैन धर्म को मानने वाला था। और फिर अमोघ वर्ष ने स्वयं कविराज मार्ग पुस्तक लिखा है, ये स्वयं अमोघ वर्ष ही लिखा है, कविराज मार्ग पुस्तक। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें तो 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था, दंती दुर्ग 753 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो कौन से युद्ध में हराया था? तो ये हराया था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हराया था। और फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और अगला सवाल देख लेते हैं, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंग राज पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ के शासक रामचंद्र था, ये याद रखिएगा। और ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है?
तो ये हो जाएगा लोकसभा का विघटन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लोकसभा का विघटन। और लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है और ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है और राष्ट्रपति पद की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं तो ये हो जाएंगे आर वेंकट रमन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आर वेंकट रमन। और बाकी के जो हैं वो विरोध के द्वारा चुने गए थे। अगला सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। और वहीं कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला सवाल है, मीन कैंप का लेखक था। तो मीन कैंप का लेखक की बात करें तो हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हिटलर। और हिटलर जो था वो 1933 में चांसलर जर्मनी का बना था। जर्मनी का चांसलर हिटलर बना 1933 में। अगला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छू नहीं सकता है? तो कौन सा भारतीय राज्य नहीं छू सकता है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नागालैंड। और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी याद रखिएगा त्रिपुरा के बारे में। और बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। और 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये सब डेट याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो कौन सी शैली का नाम, किस वास्तुकला का पालन किया जाएगा कौन सी शैली में? तो ये किया जाएगा नागर शैली में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नागर शैली। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था मौलाना शौरी ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मौलाना शौरी, जो कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। और वहीं राजतरंगिणी के लेखक की बात करें तो इसका लेखक है कल्हण के द्वारा लिखा गया था राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में बताते हैं। तो एक अभिज्ञान शकुंतलम याद रखिएगा। और फिर अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मालिकाग्निमित्रम और रघुवंशम। ये जो 4-5 बुक बताएं ये सभी महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शूटिंग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शूटिंग। और ओलंपिक खेल में पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति जो है स्वर्ण पदक, वो शूटिंग से जीते थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा थे, ये भी याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक की बात करें तो ये थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और भगत सिंह जो थे वो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था, ये याद रखिएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था, जो कि रेल खजाना लूटा गया था, ये याद रखिएगा।
अगला सवाल है 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान की सेना को। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, पाकिस्तान के प्रमुख फील्ड मार्शल को किया गया है। और आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बना है, याद रखिएगा। जो अभी 20 मई को किया गया था वो आसिम मुनीर इसका नाम है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो ये हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बुशमैन, याद रखिएगा। और निग्रो जनजाति जो है वो मध्य अफ्रीका में निवास करता है, निग्रो जनजाति। और माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है, निवास करता है। और एक है सेमांग जनजाति, मलेशिया में रहता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है खाली स्थान किस पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो कौन सा पर्वतमाला है? तो ये हो जाएगा विंध्य पर्वतमाला। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विंध्य पर्वतमाला। और विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। और विंध्याचल पर्वत के सर्वोच्च उच्चतम बिंदु की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। अमरकंटक जो है सर्वोच्च ऊंचा पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत का। अगला सवाल है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और गांधी जी के द्वारा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान के खराब स्थिति से अवगत कराया, ये भी याद रखिएगा। जो कि नील कृषक था, नील की खेती, तीन काठिया प्रथा जो है वो नील की खेती से ही संबंधित है। और फिर महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत अंतिम रूप से रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मेघनाथ देसाई। अगला सवाल है देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसाराय चू किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें अभी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो IFS जो है भारतीय विदेश सेवा, उनका विदेश राजदूत नियुक्त किया गया है अनुराग भूषण को। तो ये कौन से देश में नियुक्त किए गए हैं? तो ये स्वीडन में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, स्वीडन, याद रखिएगा। और ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण की बात करें तो हो जाएगा अनुनाद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अनुनाद। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बहुलक है, ये याद रखिएगा। और मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है वो लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। और सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। और प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आर्सेनिक। अगला सवाल है एक्वारेजिया के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो और अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसका अनुपात जो होता है वो 3:2 के अनुपात में नहीं होता है, याद रखिएगा, 3:1 के अनुपात में होता है ये सब। अगला सवाल है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है एंजाइम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एंजाइम। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए की बात करें तो ये गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गाजर, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है चावल में, और दाल में सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, और फिर गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सोयाबीन में जो है वो अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन के बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया? तो ये प्रतिपादन किया था फॉजन तथा सोडी ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और रदरफोर्ड जो है वो परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड, ये याद रखिएगा। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और फिर मैडम क्यूरी ने सोडियम, रेडियम और पोलोनियम की खोज किया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जूल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त संचरण संबंधी खोज की? तो रक्त संचरण की बात करें तो इसका खोज विलियम हार्वे ने किया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विलियम हार्वे। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक की बात करें तो जेम्स वाट हो जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जेम्स वाट। और जेम्स वाट ने 1825 में स्टीम इंजन के आविष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा। 1825 ईस्वी में आविष्कार किए थे इसका। और रुडोल्फ डीजल जो है डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। ये स्टीम इंजन, भाप इंजन की बात हो रहा है तो ये जेम्स वाट हो जाएंगे। और रुडोल्फ डीजल जो हैं वो डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। और डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे किए हैं। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी किए हैं। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, स्टार्च, याद रखिएगा। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ओ, याद रखिएगा। और रक्त समूह की खोज जो है वो लैंडस्टीनर 1900 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और रक्त समूह को 4 भाग में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ओ और ग्रुप ए बी। तो ये चारों हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ ग्रुप। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका प्रक्रिया की बात करें तो एसिमिलेशन कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन की बात करें तो यह यकृत से पित्त निकलता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भूतल से ऊंचाई नापा जाता है अल्टीमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये हो जाएगा एन आयन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, N+, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सी आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है वो अमोनिया प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अमोनिया।
और चूना का सूत्र की बात करें तो CaOH का होल 2 होता है, चूना जल कहलाता है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइसनर प्रभाव। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, माइसनर। अगला सवाल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित में से संबंध है? तो ये हो जाएगा सेल्सियस C/100 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -32/180 हो जाएगा बराबर, और ये बराबर R/80 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो कौन सा रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होता है? तो ये होता है कॉर्टिसोल का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कॉर्टिसोल का होता है। और ये जो सेट है वो BPS ASO के लिए है, और फिर बिहार SSC CGL4 जो आया हुआ है ASO के लिए, और बिहार इंटर लेवल के लिए, ये सब बिहार SSC इंटर लेवल हो गया और स्टेनोग्राफर हो गया, ये सब के लिए है। अगला सवाल है, दाब तथा आवेग की बीमाएँ हैं क्रमशः। तो दाब तथा आवेग की बीमा की बात करें तो ये हो जाएगा ML−1 T−2 तथा ML/T−1। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत की बात करें तो ये हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जेलीफिश। अगला प्रश्न देख लेते हैं और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो केंचुआ की बात करें तो केंचुआ जो है, केंचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ये सब एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जोंक, केंचुआ, नेलिस ये सब एनिलिडा के अंतर्गत आता है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत। अगला सवाल है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ हो जाएगा। अगला सवाल है, उपास्थि होती है तो उपास्थि होता है सघन तरल उत्तक का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 75 का, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा F = W/Z। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। तो अब आगे मैथ का सवाल है, तो इसको आप वीडियो रोक करके बना लीजिए, या फिर इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और हम ऐसे इसका आंसर बताते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76 का आंसर। और मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर सोल्यूशन भी कर देंगे मैथ का और रीजनिंग का भी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 का आंसर। और 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 79 का आंसर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगला सवाल है 80 नंबर, तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 का। और 81 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81 का आंसर। और 82 नंबर देख लेते हैं, 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82 का आंसर। और 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 84 के आंसर हो जाएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 86 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये PDF जो है वो थोड़ा सा ब्लर टाइप के बुक ही था, इसलिए ऐसा PDF बना है, फोटो आया है। और 87 के हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी 88 का भी। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष। और 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 91 की बात करें तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। और 92 की बात करें तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 93 का आंसर। और 94 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94 का आंसर। और 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। 96 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। और 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98 का सी। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। और 100 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष 9 माह ऑप्शन सी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और यहाँ से रीजनिंग है 50 सवाल, तो बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो रीजनिंग का भी वीडियो ला देंगे अलग से इसका सोल्यूशन। नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं, आप बना लीजिए रोक करके या फिर PDF डाउनलोड करके। तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर डी। और 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका 105 का। और 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसका आंसर 100 ऑप्शन बी हो जाएगा। और 7 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिर्फ 3। और 109 की बात करें तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल एक सत्य है। और 110 की बात करें तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 111 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 111 का आंसर। और 112 की बात करें तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। और 113 की बात करें तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 114 की बात करें तो 114 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है 114 नंबर सवाल। और 115 की बात करें तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 115 का। और 116 की बात करें तो 116 का आंसर डी हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और 117 के आंसर की बात करें तो 117 का आंसर सी हो जाएगा सी। और 118 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 118। 119 का आंसर हो जाएगा डी। और 120 की बात करें तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 122 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 123 का भी आंसर होगा 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 124 से 26 तक इसमें दिया है, तो 124 की बात करें तो 124 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और 125 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 126 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 128 के आंसर की बात करें तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 129 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 130 की बात करें तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 131 का। और 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 की बात करें तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 136 की बात करें तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए रीजनिंग का और मैथ का तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम इसका सोल्यूशन कर देंगे, एक अलग से वीडियो ला देंगे। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर। और 138 की बात करें तो 138 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 139 की बात करें तो 139 का हो जाएगा डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। और 140 का आंसर हो जाएगा सी उत्तर दक्षिण। 141 की बात करें तो 141 का आंसर बी हो जाएगा। और 142 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। 143 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 144 की बात करें तो 144 का भी आंसर हो जाएगा बी। और 145 का आंसर हो जाएगा 145 का भी आंसर बी हो जाएगा। 146 की बात करें तो 146 का आंसर सी हो जाएगा। और 147 का आंसर डी हो जाएगा, केवल 4 सत्ती है ये वाला। और ये 148 से 50 तक सवाल आगे है बाकी, और यहाँ से देखते हैं। तो 148 की बात करें तो ये है 148 का सवाल, आधा इधर आधा उधर। तो 148 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 149 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 150 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बिहार सीजीएल के लिए, एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट देख लिए। और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए जीके रीजनिंग का भी और मैथ का भी तो कमेंट कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।